अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेड साइकोलॉजिस्ट अरीबा सर्वर। सो टुडे वी हैव अ लर्निंग टॉपिक इज अबाउट एरोफोबिया, द fear of flying. So today we discussing the what is aerophobia. Aerophobia is also called the aviophobia of fear of flying, यानी कि उड़ने का डर। इज़ एन एनजाइटी डिसऑर्डर। एनजाइटी डिसऑर्डर की एक टाइप है जिसमें पर्सन हमेशा फील करते हैं इंटेंस फेयर ऑफ फ्लाइंग, पैनिक अटैक्स लाइक एयरप्लेन फ्लाइंग्स और इवन थिंकिंग अबाउट फ्लाइंग। अगर वो फ्लाइंग के बारे में सोचते भी हैं तो उनकी एनजाइटी ट्रिगर होती है। दिस फोबिया कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम ट्रैवलिंग, मीटिंग फैमिली, टेकिंग बिजनेस ट्रिप्स और इन्जॉइंग वेकेशंस, जो कि स्पेशली बाय एयर या जो है वो एरोप्लेन फ़्लाइट के ज़रिए उन्हें कहीं जगह किसी जगह पर ट्रैवल करना हो या फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से मिलना हो, बिजनेस ट्रिप्स जो हैं वो करने हो, वेकेशंस करनी हो, उन जगहों पर जाने से अवॉइड करते हैं। सिम्टम्स ऑफ द aerophobia, we discussing the different symptoms of aerophobia, that is the physical symptoms, psychological symptoms and behavioral symptoms. First we discuss the physical symptoms. Physical symptoms is a rapid heartbeat, दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, स्वेटिंग होना, ब्रीथ का कम हो जाना, नोज़िया होना, डेजीनेस फील होना। समटाइम उन्हें बेहोशी का आलम भी महसूस होता है और उसके साथ साथ उनके चेस्ट में एक टाइटनेस, एक पेन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है जैसे कि उनके जो है वो हार्ट साइड पेन हो रही है या चेस्ट पेन हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके अंदर एनजाइटी अटैक या पैनिक अटैक्स जो हैं वो बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ये कंडीशंस आ रही होती है। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में फेयर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, अपने कंट्रोल को खो देना, क्रैशिंग, ये महसूस करना कि अगर वो एयरप्लेन लेंगे और जाएंगे तो वो क्रैश ही होगा। जो है कांस्टेंट वरीनेस बिफोर अ फ्लाइट, से पहले बहुत ज़्यादा डरना, ओवर थिंक करना, ऐसे सिनेरियोज़ के बारे में सोचना कि अगर ऐसा हो गया या वैसा हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, प्लेन में कोई मसला आ गया, हमेशा ऐसा फील करना कि अगर वो एयरप्लेन लेंगे तो वो उसमें ट्रैप हो जाएंगे, जिससे पैनिक अटैक कॉज होते हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए बिहेवियरल सिम्टम्स की, तो वो अवॉइड करते हैं फ़्लाइट्स को कम्प्लीटली और कोशिश करते हैं कि उसके अल्टरनेट चीज़ को इस्तेमाल करें। कैंसलिंग करते हैं अपने ट्रिप्स को, चेकिंग करते हैं हमेशा सेफ्टी इंफॉर्मेशंस को, रिपीटेडली बार बार चेकिंग करते हैं। अगर नीडिंग रिश्योरेंस अगेन एंड अगेन, वो बार बार चीज़ों को चेक करना, उनको अश्योर करना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्सेसिव प्रेयर और रिचुअल्स टू फील सेफ, खुद को सेफ महसूस करवाने के लिए। उसके साथ कॉजेज़ ऑफ एरोफोबिया जो है वो पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, टर्बुलेंस, इमरजेंसी लैंडिंग, बैड फ्लाइट्स एट्सेट्रा, ये कॉजेज़ हो सकते हैं। उसके अलावा ऐसी स्टोरीज सुनना जिसमें क्रैश हुई हो एयरप्लेन्स, या लोगों को देखना या किसी फैमिली मेम्बर का बारे में सुनना जिन्हें इस तरह की कोई पैनिक सिचुएशन किसी ने फेस की हो। उसके साथ साथ मीडिया इन्फ्लुएंसेस, मीडिया के ज़रिए कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, कोई न्यूज़, कोई रिपोर्ट या कोई ऐसी मूवी जिसमें बहुत ज़्यादा सवेयर एक्सीडेंट्स हुई हो ड्यूरिंग द प्लेन क्रैश, ये भी कॉज बन सकता है। उसके साथ जनरल एनजाइटी भी इसके अंदर अपना रोल प्ले करती है। पीपल विद द एनजाइटी डिसऑर्डर, उनके अंदर एरोफोबिया बहुत इजीली कॉज हो जाता है, क्योंकि पहले ही उन्हें एनजाइटी प्रॉब्लम होती है और एरोफोबिया के जो है इंसिडेंट सुनने के बाद उन्हें मज़ीद इस चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है कि वो महसूस करते हैं कि उनके अंदर ये चीज़ हो गई, डिवेल्प हो गई है कि उन्हें अगर वो एरोप्लेन फ़्लाइट लेंगे तो इस तरह के इश्यूज आएंगे। हाइट प्रॉब्लम लोगों को भी ये चीज़ें मसला होती है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ एरोफोबिया की बात की जाए तो एरोफोबिया जो है एक सीरियसली इफ़ेक्ट करता है लाइफ को, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ इंसान मिस कर देता है। उसको डिफ़िकल्टी होती है कि वो अब्रॉड फैमिलीज़ को विज़िट करे, लॉस्ट होते हैं, करियर लॉस हो सकता है, जिसमें जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी हो फ़्लाइट करना, वो करियर लॉस हो सकता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ छूट सकती हैं, हायर स्ट्रेस सिचुएशन रहती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, लो लाइफ क्वालिटी हो जाती है। हाउ इज़ एरोफोबिया डायग्नोज? डिस्कस योर सिम्टम्स। जब भी किसी थेरेपिस्ट या किसी जो है साइकोलॉजिस्ट के साथ अपने आप सिम्टम्स डिस्कस करते हैं तो इसमें आप एक्सप्लोर करते हैं, ट्रिगर देखे जाते हैं, उसके साथ साथ चेकलिस्ट होती है, अवॉइडेंस देखी जाती है कि कितना अवॉइडेंस जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, आइडेंटिफाई किए जाते हैं एरोफोबिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, और डायग्नोसिस जो है वो मेड की जाती है अगर 6 महीने से ज़्यादा परसिस्टेंट वे में किसी को यह फेयर महसूस हो और लाइफ डिस्टर्ब हो। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात की जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ एरोफोबिया में जो है डिफरेंट थेरेपीज़ के ज़रिए ट्रीट किया जाता है, जिसमें जो है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि आइडेंटिफाई करवाती है द चेंजिंग एंड नेगेटिव थॉट्स को,
लर्निंग रियलिस्टिक फैक्टर्स बहुत ज़रूरी है अबाउट द फ्लाइंग, प्रैक्टिसिंग द क्लेम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, इसमें ग्रेजुअल एक्सपोजर फ्लाइंग के रिलेटेड जो है वो सिचुएशंस क्रिएट करना, फ़ोटो एयरपोर्ट्स सिटिंग प्लेन और एक्चुअल फाइट या फ्लाइट का कॉज होना भी इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल फ्लाइट से भी एक्सपोजर करवाया जाए। एक्सपोजर थेरेपी स्टेप बाय स्टेप एक्सपोजर हेल्प होती है ताकि जो है फेयर उसको रिड्यूस करवाया जा सके। अब इसमें वॉचिंग प्लेन्स का दिखाना या वर्चुअली रियलिटी फ्लाइट स्टिमुलेशन को जो है वो करवाना। अब ऐसे 3D जो है वो आ गई हैं चीज़ें जिससे हम एक विजुअल क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे वो खुद प्लेन में बैठे हैं। एयरपोर्ट का विज़िट करवाना, कोशिश करना कि शॉर्ट फ्लाइट उनके लिए अरेंज की जाए जो कि ज़्यादा लंबी ना हो। ये एक्सपोजर होता है जिससे फेयर बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। उसके बाद एजुकेशन अबाउट फ्लाइंग, लर्निंग हाउ सेफ फ्लाइंग रियली कैन रिड्यूस एंजाइटी, कि सेफ फ्लाइट किस तरह एंजाइटी को रिड्यूस करा सकती है। कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स जो है वो ट्रैवल के दौरान ड्यूरिंग द एयरप्लेन फ्लाइट जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सेफेस्ट मोड एंड ट्रांसपोर्टेशन है ये, इसमें ये इस तरह के सेफ्टी प्लान्स यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से किसी भी तरह का कोई भी क्रैश होना पॉसिबल नहीं होता। कोई बहुत किसी 100 में एक प्लेन इस तरह से हो सकता है। मेडिकेशन फिर बहुत ज़रूरी होती है। मेडिकेशन तब दी जाती है जब बहुत सवेयर लेवल की जो है एंजाइटी हो, नॉट फर्स्ट चॉइस बट डॉक्टर्स में प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस को ऐड किया जाता है फॉर द शॉर्ट टर्म, या बीटा ब्लॉकर्स को ऐड किया जाता है ताकि जो फिज़िकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा किसी के अंदर बढ़ रहे हैं उन्हें कम्प्लीटली तौर पर थोड़ा कम किया जा सके। उसके बाद लाइफ एंड सेल्फ हेल्प बहुत ज़रूरी होती है। जो लोग अवॉइड करवाई जाती है कैफ़ीन को बिफोर द फ्लाइट्स, कि नींद ना आए उन्हें। फिर उसके बाद जो है वो सिट वेयर यू फील मोस्ट कंफर्टेबल, ऐसी जगह पर बिठाते हैं जहाँ पर एजल और नियर विंग जिसमें जो है वो कंफर्टेबल महसूस करें। उनके साथ डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ विद म्यूजिक मूवीज़ और रीडिंग द बुक्स, इस तरह की चीज़ों से उनको अवॉइडेंस एंड डिस्ट्रैक्शन करवाया जाए ताकि उनका ट्रैवल जो है वो एक काम पार्टनर के साथ हो। प्रैक्टिस करते रहें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, तो वो बहुत हेल्पफुल होती है। कैन एरोफोबिया बी क्योर्ड? यस, एरोफोबिया इज़ कैन बी क्योर्ड। मोस्ट पीपल बहुत जल्दी जो है वो ग्रेजुअल एक्सपोजर थेरेपी के ज़रिए सिग्निफिकेंटली उनके अंदर इम्प्रूव आया। सीबीटी इसके अंदर जो है वो 70 to 90% ऑफ द पीपल के अंदर सिम्टम्स रिड्यूस करवाने में हेल्पफुल साबित होती है। मस्ट लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब चैनल। सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने सजेशंस भी दें और कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको लेक्चर कैसा लगा और आप कौन से ऐसे टॉपिक लर्न करना चाहते हैं, उनके बारे में भी आप सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।